नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस उपक्रम में जैसे आप सभी को पता है कि चरक का वाचन हमारा चल रहा है और अभी हम चिकित्सा स्थान हमारा वाचन चल रहा है और उसमें भी अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमारा अर्श चिकित्सा ये अध्याय इसका वाचन संपूर्ण हुआ है। तो अर्श और उसके पहले जैसे कि शोथ अध्याय था, तो इन दोनों में भी गुदगत व्याधियों का उल्लेख है। जैसे शोथ में भगंदर का उल्लेख है और अर्श ये तो साक्षात गुदगत व्याधियों का ही अध्याय है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि रुग्ण हमारे पास आता है और वहाँ पर हम कैसे चिकित्सा करें या बेसिकली उसका निदान हम कैसे करें, ये जानना बहुत आवश्यक होता है, ऐसे मुझे लगा। इसीलिए आज का ये जो हमारा लेक्चर है, तो उसके लिए मैंने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रसाद बापट सर को। तो थोड़ा सा इनके बारे में कहना चाहूँगी। प्रसाद बापट सर जो है, तो जैसे मेरे मराठी में जिसे हम आडनाव बंधु कहते हैं वैसे तो है ही, और उसी के साथ साथ मेरे गुरु बंधु भी है। साने सर के पास हम दोनों भी जाते थे और सर ने 1997 में आयुर्वेदाचार्य ये पदवी उन्होंने प्राप्त की है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन उनका क्षारसूत्र में उन्होंने किया। पूरा कंसंट्रेशन उन्होंने गुदगत व्याधियों के ऊपर किया और आज 23 साल से बहुत ही यशस्वी चिकित्सा गुदगत व्याधियों में वो कर रहे हैं और एक अलग सी ब्रांच आयुर्वेद की जो है वो उन्होंने एक एक्सप्लोर की है। तो मैं अभी सर के वीडियोस और ये सारी चीज़ें उनकी है ही, और आज भी ये उन्होंने एक वीडियो भेजा है और ये वीडियो होने के बाद यहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये वीडियो होने के बाद डिस्कशन के लिए हमने कुछ समय खास रखा है जब हम डायरेक्ट सर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और आपके मन में जो भी सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हो। तो अभी मेरे ख्याल से हमें लेक्चर की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, तो अभी जैसे आप सर का व्याख्यान सुनोगे तो और आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी डायरेक्टली ये वीडियो सर ने जो भेजा है इसकी शुरुआत करती हूँ और सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सारे इनके जो वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी यहाँ पर उन्होंने उनके शेयर किए हैं, तो वो देखें और उसके साथ साथ जो भी आपके मन में आशंकाएं हैं वो बाद में लास्ट में हम सर से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। सभी श्रोता वैद्यगण को मेरा नमस्कार। प्रिया मैडम ने ग्रंथ वाचन का जो ज्ञान यज्ञ शुरू किया है उसमें आहुति देने का आज मुझे अवसर दिया गया है, इसलिए पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के विषय को शुरुआत करता हूँ। आज हम गुदगत व्याधि में क्लिनिकल अप्रोच कैसे होना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ओपीडी में डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए, इसमें मैं थोड़ा मेरा अनुभव शेयर करूंगा। जब ओपीडी में रुग्ण आता है तब हमारे पास बहुत कम समय होता है निदान करने के लिए और उस हिसाब से चिकित्सा का नियोजन करना होता है। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी लक्षणों के साथ ही उसकी मुख्य जो व्याधि है उसकी भी चिकित्सा करनी है, क्योंकि कंट्रोल और क्योर आर पैरेलल लाइंस। इस वाक्य को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ हम लक्षणों के ऊपर ध्यान देंगे तो ये मुख्य डिसीज जो है उसमें सिर्फ कंट्रोल रहेगा, क्योर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। गुदगत व्याधियों में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करने के हिसाब से बनाए गए हैं। रुग्ण भी बदल बदल के इनका प्रयोग करता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद रुग्ण को समझ में आता है कि हमें किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब वो हमारे पास आता है। उस समय उसको ये अपेक्षा होती है कि हम उसने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उससे भी फास्ट और टिकाऊ रिजल्ट होना चाहिए।
अगर वैद्य भी बिना प्रत्यक्ष परीक्षा के सिर्फ लाक्षणिक चिकित्सा करेगा, तब रुग्ण असमाधानी होकर फिर और दूसरे उपचार या सर्जन के पास जाएगा। ये जो घटनाक्रम है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसी स्थिति में रुग्ण वैद्य से ज़्यादा हमारे शास्त्र को दोष देता है। इसलिए गुदगत व्याधियों में हमें सखोल अभ्यास करके ही चिकित्सा करनी है। यहाँ हम इन मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। कंट्रीब्यूशन फॉर क्षार सूत्र, नीड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, एग्जामिनेशन ऑफ एनल एरिया, उसके बाद पाइल्स, फिशर, फिस्चुला और पाइलोनाइडल साइनस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और लास्ट में डिस्कशन का सेशन रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने मेरे 23 सालों में क्षार सूत्र विषय में जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ तक तो काम हो चुका है और आगे चल के जूनियर वैद्यों ने उसे और आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं मेरा 23 सालों का प्रवास थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूँगा। आप सब की तरह जब मैंने BMS पास होकर प्रैक्टिस शुरू की तो कुछ हटके करने का दिमाग में था और इसी पागलपन में मैं क्षार सूत्र की ओर आकृष्ट हुआ। इसे मैं पागलपन इसलिए कह रहा हूँ कि विद्यार्थी दशा में गुदगत व्याधियों के बारे में हमें बहुत ही सीमित ज्ञान और अनुभव मिलता है। भगंदर ये व्याधि में एडवांस टेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक, इसके साथ बड़ा फेल्योर रेट है और बिना एंटीबायोटिक के सिर्फ क्षार सूत्र से ही भगंदर ठीक करने का सपना देखना, ये पागलपन नहीं तो क्या है। और एक तरह से ये सर्जन के साथ कंपटीशन भी था, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि अगर हमारे ग्रंथ हज़ारों सालों से कोई चीज़ बता रहे और हम उसे नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ग्रंथ गलत नहीं है, तो उनको समझने में हमारी बुद्धि सीमित है। हम अगर निष्ठापूर्वक काम करते रहे तो बिटवीन द लाइंस धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हम सब ने हमेशा अपने आप को पूछते रहना है कि आयुर्वेद शास्त्र ने मुझे बहुत कुछ दिया, पर मैंने मेरे शास्त्र में क्या ऐड किया, मैंने क्या दिया शास्त्र को मेरे। तो अगर ये सोच हमेशा हम रखते हैं तो कुछ न कुछ एडिशन हो जाता है। नीड ऑफ आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट। आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आधुनिक चिकित्सा में ये बहुत कॉमन है। कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसे विभाजन करने से उस विषय का सखोल अभ्यास होता है और वो शास्त्र अधिक उन्नत हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे जैसे हज़ारों प्रोक्टोलॉजिस्ट की ज़रूरत आज समाज में है। मैंने यहाँ 4 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला है टू स्टॉप क्वैक्स और बोगस डॉक्टर। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि बिना किसी डिग्री के बहुत सारे लोग एनोरेक्टल डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। उनके पास पेशेंट की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इससे स्पेशलाइजेशन का महत्व हमें समझना पड़ेगा। ये लोग BMS नहीं होते हैं, फिर भी आयुर्वेदिक उपचार के नाम पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। हम इस विषय में ज़्यादा काम नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे बोगस डॉक्टर के पास पेशेंट को जाना पड़ रहा है। इसी कमी को हमें भरना है।
जब कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर पेशेंट सर्जन के पास जाता है तब आयुर्वेद की बदनामी होती है। इसलिए आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स क्योर, मैं मेरे 23 सालों के अनुभव के बेसिस पे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भगंदर और पाइलोनेडल साइनस ये दोनों व्याधि केवल और केवल क्षार सूत्र से पूरी तरह हम ठीक कर सकते हैं। कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे पेशेंट का रिकरेंस रेट भी बहुत कम है। तीसरा कारण है वर्क सेटिस्फेक्शन। क्षार सूत्र चिकित्सा में जब भगंदर जैसी दुर्धर व्याधि से रुग्ण मुक्त हो जाता है तब उसके और उसके फैमिली में एक चैतन्य की लहर दौड़ती है। उसकी लाइफ क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ये मैंने बहुत बार देखा है। एक वैद्य के नाते इसका समाधान अनमोल है। कुछ हटके काम करने का समाधान भी अलग ही होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन। क्षार सूत्र ये आयुर्वेद की एकमेव प्रैक्टिसिंग सर्जरी है। इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तमोत्तम आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट ये वक्त की ज़रूरत है। इसलिए अब अगली पीढ़ी के वैद्यों ने क्षार सूत्र की तरफ अधिक गांभीर्यपूर्वक देखना ज़रूरी है। यहाँ गुदगत व्याधि और उनके लोकेशन दिखाए गए हैं। इनमें से आज हम अर्श परिकर्तिका और भगंदर इनका ओपीडी अप्रोच कैसे होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ लास्ट में हम पाइलोनेडल साइनस जो है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम थेरोटिकल पार्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो क्विक डिसीजन के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अब हम आते हैं ओपीडी में रुग्ण परीक्षण, एग्जामिनेशन। यहाँ परीक्षण कैसे करना है, इससे ज़्यादा क्या नहीं करना है, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। इसलिए शुरू में हम डिस्कस करते हैं व्हाट नॉट टू डू। इसमें पहला नंबर मैं नाड़ी परीक्षा को देता हूँ। नाड़ी परीक्षा से मैं अंदाज़ा लेके आपको दवा देता हूँ, ऐसा क्लेम ना करें। इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल रुग्ण गूगल से इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आता है। दूसरी बात, मैंने खुद कभी ऐसा पढ़ा नहीं है कि नाड़ी परीक्षा से आप फिस्टुला की लंबाई या कॉम्प्लेक्सिटी जान पाते हो या अर्श की संख्या समझ पाते हो। तो हर बार हम पेशेंट को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि नाड़ी परीक्षा ना करें। दूसरा पॉइंट है कि बिना ग्लोव्स पहने कभी भी रुग्ण परीक्षण या प्रोक्टोस्कोपी नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट है, जब पहली बार रुग्ण आता है ओपीडी में तो बहुत बार वो तीव्र वेदना लेके एक्यूट कंडीशन में आता है। तो गुदा एरिया को सावधानीपूर्वक हल्के हाथ से परीक्षण करना है। एकदम से प्रोक्टोस्कोप डालने की कोशिश नहीं करनी है। इससे दर्द और बढ़ सकता है और पेशेंट यही दर्द दिमाग में लेके फिर घर जाएगा। अभी हम आते हैं व्हाट टू डू। इसमें प्रश्न परीक्षा है, स्पर्शन परीक्षा है, दर्शन परीक्षा है। प्रश्न परीक्षा में हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ये हर एक वैद्य का अनुभव है कि वो कितने ज़्यादा प्रश्न पूछ के इन्फॉर्मेशन लेता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जैसे कि रुग्ण की गुदा व्याधि होने का कारण
कॉन्स्टिपेशन है या अतिसार है, उसका व्यवसाय से कोई संबंध है या नहीं, कोई दूसरी बीमारी या उसका उपचार इसके साथ संबंध है या नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं बताना चाहूँगा। जब रुग्ण सरक्त मल प्रवृत्ति ऐसा लक्षण लेके आता है, तब परिकर्तिका या फीशर में इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है पेन, ब्लीडिंग विथ पेन। ये ब्लड जो है वो स्टूल के साथ गिरता है, कभी कभी एंड में ड्रॉप बाय ड्रॉप भी गिरता है। और अभ्यंतर अर्श में बहुत बार ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न रुग्ण को ज़रूर पूछना है कि मल प्रवृत्ति के समय कोई चीज़ गुदा से बाहर आती है क्या, उसको कोई महसूस होता है क्या। अगर है तो ये 3rd डिग्री पाइल्स हो सकते हैं। इसी के साथ गुदकंडू, स्त्राव, गीलापन, ये लक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी पूछना है। स्पर्शन परीक्षा, हमेशा स्टेराइल ग्लोव्स का ही इस्तेमाल करें। यहाँ उंगली से हल्के हाथ से एनल स्पैज़म का अंदाज आप ले सकते हो। आप त्वचा का तापमान देख सकते हो। बाह्य अर्श, वहाँ पे अगर सूजन है उसकी संख्या कितनी है, इसका परीक्षण भी आप कर सकते हो। दर्शन परीक्षा में बहुत बार पेशेंट दर्द के कारण एनल एरिया को ठीक से साफ नहीं कर पाता है, तो पहले तो एनल एरिया क्लीन है कि नहीं वो देखना है, उस हिसाब से पेशेंट को सजेशन देना है। बाह्य अर्श या सेंटिनल टैग, उसकी संख्या कितनी है, आकार कैसा है, स्वेलिंग है या नहीं है, लोकेशन कौन सा है, इसको भी हमारे केस पेपर में नोट करना है। अगर रुग्ण को दर्द नहीं है तो ही प्रोक्टोस्कोपी करना उचित है। भगंदर में बाहर से अगर एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रहा है तो उसका एनस के साथ लंबाई कितना है, प्रोब डाल के उसका अगर डेप्थ या स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी मिल पाती है तो उसको भी केस पेपर में नोट करना है। MRI, USG, फिशरोग्राम, ये भी हमें दर्शन परीक्षा में कंसिडर करने पड़ेंगे। इस स्लाइड में लंबाई के अनुसार अर्श के प्रकार दिखाए गए हैं। 1st डिग्री पाइल्स, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स और सेंटिनल टैग। OPD में जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेंटिनल टैग और बाह्य अर्श में फ़र्क समझ में आना चाहिए। ज़्यादातर सेंटिनल टैग छोटे मस्से जैसे होते हैं और एक्सटर्नल पाइल कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। 2nd और 1st डिग्री पाइल्स जनरली बाहर से तो दिखने का सवाल ही नहीं है। कभी कभार 3rd डिग्री पाइल्स हमें दिख जाते हैं, उसे प्रोक्टोस्कोप के साथ ही हम देख पाते हैं। 4th डिग्री स्टेज में पेशेंट जब आता है तो इंटरनल पाइल्स 1 हो या 2, 3 एनएस से बाहर आके अटक जाते हैं। इसके कारण वहाँ ज़्यादा स्वेलिंग आता है और उसकी चिकित्सा बड़ी चैलेंजिंग होती है। बहुत बार अनुवासन बस्ती से भी उनको फ़ायदा मिलता है। ये एक्चुअल पेशेंट का फ़ोटोग्राफ है। यहाँ आप
बाह्य अर्श और सेंटिनल टैग देख सकते हो। सेंटिनल टैग बड़ा है, स्किन कलर का है थोड़ा सा 6 o'clock में। उसके साथ फीचर्स भी कट आपको दिख रहे। परिकर्तिका में दाह, शूल, कभी कभी रक्तस्राव या इन्फेक्टेड फीचर में सिक्रीशंस या पस ऐसे लक्षण भी दिखते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में एनल स्पैज़म होता है एक्यूट कंडीशन में। इसके कारण उसका कॉन्स्टिपेशन और सीवियर हो जाता है। इसकी चिकित्सा हम आगे देखेंगे। ये भी एक पेशेंट का एक्चुअल फोटोग्राफ है। यहाँ आप देख सकते हो कि फीचर्स कैसे गहरे हो सकते हैं और कितनी ज़्यादा नंबर में भी हो सकते हैं। अर्श चिकित्सा में स्टेज वाइज उसका नियोजन करना पड़ेगा। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पाइल्स में रेचक दवा का निश्चित रूप से उपयोग होता है। इसी के साथ वेदना शोथ और रक्तस्राव है तो उसके हिसाब से शमन चिकित्सा करनी है। अनुवासन बस्ती का भी बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे रुग्ण में स्ट्रिक्टली निरूह बस्ती ना दें। बहुत बार दूसरे किसी व्याधि के लिए हम निरूह अनुवासन देने लगते और उस रुग्ण को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। थर्ड डिग्री पाइल्स और फोर्थ डिग्री में क्षार सूत्र का प्रयोग मैं करता हूँ, उसका अच्छा लाभ होता है। कभी कभी सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री पाइल्स में, इंटरनल पाइल्स में क्षार लेपन भी कुछ लोग करते हैं। वो बिना एक्सपीरियंस के करना रिकमेंडेड नहीं है। उसमें थोड़ा रिस्क भी है ब्लीडिंग का। और जब क्षार सूत्र करते हैं तो वो लोकल एनेस्थेशिया में प्रॉपरली एनल रीजन को डायलेट करके उसके बेस में बांध सकते हैं। 7 से 10 दिनों में वो अपने आप गिर जाते हैं और पेशेंट 10 दिनों के बाद उसका रूटीन चालू रख सकता है। ये एक्चुअल पेशेंट का फोटोग्राफ है। यहाँ आप देख सकते हो एक्सटर्नल पाइल और इंटरनल पाइल 3 o'clock में है। वहाँ क्षार सूत्र उसके बेस पे हमने बांधा हुआ है। अब हम बगंदर या फिस्टुला इन एनो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे हो, डेप्थ या कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से फिस्टुला के यहाँ टाइप्स दिए गए हैं। जितना वो डीप होने लगता है उतना उसका ट्रीटमेंट या उसमें क्षार सूत्र डालना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम मेरा जो एनिमेटेड वीडियो है एनल फिस्टुला के बारे में वो देखेंगे। उसके पहले पार्ट में फिस्टुला फॉर्मेशन का प्रोसेस दिखाया गया है और उसके बाद में हम क्षार सूत्र ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है शतपोनक इस कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल के भी पेशेंट देखे हैं, लेकिन 100 एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं थे, लगभग 12 थे और बाद में वो कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हुआ। उसी के साथ मैंने सी शेप, एम शेप, यू शेप, हॉर्सशू शेप, मल्टीपल ओपनिंग वाले जैसे कि 2 एक्सटर्नल ओपनिंग,
या 2 से 6 तक मैंने क्षार सूत्र किया है। लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर 23 सेंटीमीटर तक के फिस्टुला ट्रैक क्षार सूत्र डाल के हमने ट्रीट किए। डायबिटिक केसेस में भी हमने क्षार सूत्र का उपयोग किया है। ये सब फिस्टुला केसेस में एक ही कॉमन चीज़ है, हमने कभी भी एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं किया है। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट हमने हीलिंग के लिए भी कोई मेडिकेशन नहीं किया था। पेन मैनेजमेंट के लिए हम मॉडर्न साइंस का जो भी पेन किलर या ऐसे कोई सिम्टोमेटिक ड्रग्स है उनका प्रयोग करते थे। इसी के साथ क्रोन्स डिसीज जो हमारे भारत में कम दिखाई देता है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाया जाता है, इसके भी लगभग 8 से 10 पेशेंट हमने एनल फिस्टुला के किए हैं, जिसमें पर्टिकुलरली बोला जाता है कि क्रोन्स डिसीज़ और फिस्टुला हो तो उसको क्योर ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी पेशेंट बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो सकते हैं, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। अब हम पाइलोनाइडल साइनस के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक एनिमेटेड वीडियो बनाया है, उसको पहले देखते हैं। टेलबोन एरिया में एक फुंसी आती है और वहाँ से कभी कभार पेन और पस ऐसे निकलता है। पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती तो पेशेंट इसको इग्नोर कर देता है, और जब वैद्य के पास आता है तो बहुत बार मैंने ये पेशेंट से सुना है कि हीट कम करने के लिए मेडिसिन लिया था और उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला था, लेकिन क्योर नहीं हुआ। पाइलोनाइडल साइनस का लोकेशन फिक्स है टेलबोन एरिया में, और वहाँ पे होल जैसा भी इजीली दिख जाता है, तो ये इजीली पकड़ में आने वाली चीज़ है, लेकिन इसको शमन चिकित्सा से ट्राई करते रहेंगे तो ये क्योर की तरफ कभी नहीं जाएगा। सो डायग्नोसिस वाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि 2 चीज़ें यहाँ होती है। एक तो स्किन ओपनिंग जो है वो ब्लॉक हो जाता है और बाल बाहर नहीं आ पाता, इसके कारण उसका हेयर रूट भी डैमेज हो जाता है, और वो अपने साथ बाकी हेयर रूट को भी डैमेज करता है और वहाँ के बालों को भी बिलो द स्किन पैरेलली ग्रो करने को मजबूर कर देता है। फिस्टुला की तरह हम पाइलोनाइडल साइनस में भी उसी मेथड से क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। हम इसको दोनों बाजू के जो एंड है होल्स उसको ट्रेस करके पहले वाले से निकाल के लास्ट में हम डाल देते हैं और गांठ लगा देते हैं, और हर हफ्ते उसको चेंज करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वैसे तो अर्श, परिवर्तिका, बगंदर और पाइलोनाइडल साइनस, इन चारों विषयों में इम्पॉर्टेंट बातें कहने का मैंने प्रयास किया है। मैं ये समझता हूँ कि इसको समझना आधे घंटे में या समझाना दोनों इतना आसान नहीं है। मैं तो इन डिसीज़ेस को पेशेंट के साथ 23 सालों से जी रहा हूँ, फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी भी ज्ञान अधूरा है, तो इसमें कुछ जानकारी की कमी भी हो सकती है।
पर जितना आप खुद पढ़ोगे, पेशेंट को एग्जामिन करोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पेशेंट का आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज की चर्चा से मैं ये आशा करता हूँ कि आपको कम से कम 2 बातें तो नई सीखने को मिली होगी। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद सर। मैं अभी ये डिस्कशन के लिए ओपन कर रही हूँ सेशन। तो अगर किसी को इसमें कुछ आशंका अगर है, सर को अगर कोई प्रश्न पूछने हैं तो एक के बाद एक आप पूछ सकते हो। तो इसलिए ये डिस्कशन के लिए मैं ओपन कर रही हूँ। तो किसी को अगर प्रश्न है हेलो तो पूछ सकते हैं। हाँ हेलो बोलिए। सर, थँक्यू फॉर नाईस सेशन. सर, ते आपल्या ह्याच्यामध्ये जर गुदगत रक्तस्राव होत असेल म्हणजे अशा वेळेला ब्लिडिंग केसमध्ये, तेव्हा सुरुवातीला ते आपण स्तंभन करायचं नाही असं सांगितलंय. मग त्याबद्दल तुम्ही अजून जरा सांगू शकाल का? म्हणजे स्तंभन करायचं नाही असं नाही सांगितलेलं. स्तंभन औषधं द्यायची. बऱ्याचदा काय होतं की रक्तस्राव होण्यामागे अनेक कारण असू शकतात. म्हणजे सर अगदी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, प्लीज आप हिंदी में आंसर दे दीजिए क्योंकि ओके बहुत सारे ओके लोग यहाँ पर। हाँ रक्तस्राव में स्तंभन ऐसा नहीं बोला है मैंने। मैंने ऐसा कहा है कि रक्तस्राव होने के कारण अनेक हो सकते हैं। तो ये सब चीजें इतने छोटे सेशन में हम नहीं बता पाएंगे, तो मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन सीवियर होता है या एनल स्पैज्म होता है, तो यही बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। और पेशेंट स्ट्रेन करता रहता है, यही एक बहुत बड़ा रीजन है ब्लीडिंग का। तो स्तंभक औषध देने के साथ ही हमें पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आप प्रेशर मत दो, और अच्छा जो भी उसको स्पैज्म के हिसाब से सुटेबल रेचक है वो हमें देना है, तभी उसका रिजल्ट आएगा, तभी स्तंभक औषध का उपयोग होगा। म्हणजे त्याच्यामध्ये सांगितलं की ते दूषित रक्त राहतं, त्याला जेवढं आपण म्हणजे जाईल तेवढं हे ठीक चांगलं राहतं असं सांगितलं म्हणून ते म्हणते मी असं. ये आप जो बोल रही है इसका रेफरेंस एक्सटर्नल पाइल के साथ है, इंटरनल पाइल्स के साथ नहीं है। ओके. फक्त मी पेशंटला बरं ठीक है, मैं तुमचं म्हणणं की स्तंभन करायचंय सर. मेरे ऐसे पेशेंट थे, उसमें सिर्फ पाचन किया और रक्त स्तंभन अपने आप हो जाता है, क्योंकि यदि इस समय में स्तंभन दिया तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है, तो इसलिए सिर्फ पाचन ही दिया, उससे भी रक्त स्तंभन हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव था। हो सकता है। ओके सर. और सर मैं एक पूछना चाहती थी कि कई बार जब हम वो लाइगेशन करते हैं पाइल्स के पेशेंट, मैंने देखा कि उसके बाद वो सीवियर पेन रहता है कभी कभी, तो उस समय निरोह या कुछ तो बताया जाता है कि जिससे कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, वो लाइगेशन के टाइम पे अगर है, तो उस समय दे सकते हैं क्या बस पीएनके? निरोध तो नहीं देना है, सिर्फ अनुवासन. यस। ओके सर, एक थैंक यू. प्रश्न ऐसा था कि रक्तस्राव अगर हो रहा है इंटरनल पाइल से, तो फिर भी हम क्षार सूत्र कर सकते हैं क्या, या उससे रक्तस्राव बढ़ने की ये होती है, चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, क्षार सूत्र तो किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसीजर। हम तो उसको बेस को बांध देंगे तो आगे का रक्तस्राव होना ही नहीं है। जो भी लॉक्ड ब्लड है इंटरनल पाइल्स में, बस वही रिलीज हो जाएगा उस कंडीशन में। और अगर ये जैसे हम फिस्टुला का आपने जैसे कहा कि 7 दिन रोज चेंज करना है क्षार सूत्र, तो 7 उसी दिन में एक बार रोज अच्छा चेंज हाँ करना। ठीक ठीक वही 7 तो, दिन में एक लेकिन बार चेंज चेंज हम करते हैं तो उसी तरीके से अर्श के लिए भी हमें चेंज करना होता है या एक ही बार लगाना होता है? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार करना है और इनफ है वो। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। हेलो. हाँ, हाँ, आई एम डॉक्टर विवेक. आपने कभी वातजर्श, कफजर्श और पित्तजर्श उसमें क्लासिफाई करके उसके अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा या ट्रीटमेंट, अग्निकर्म
प्रतिसारणीय क्षार और क्षार कर्म, ऐसा किया है क्या? इसके बहुत सारे प्रयोग इनिशियली मैंने किए थे। बहुत बार क्या होता है, ओपीडी में इतना टाइम नहीं होता है। आज का सेशन हमने ओपीडी में क्विक डिसीजन क्या हो उस हिसाब से ही रखा हुआ है। तो वातज, पित्तज, कफज, इसका डिवीजन करके ट्रीटमेंट करना, ये अलग बात है। बहुत बार क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस के साथ हम कुछ फॉर्मुलेशन फिक्स कर पाते कि जो किसी भी टाइप में काम करेंगे। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस का पार्ट है। ओके। आपने कभी गुदावर्ती कफजर्श के लिए और बाकी के लिए ट्राई, अभी मैंने ट्राई की है गुदावर्ती, तो बहुत अच्छा भी रिजल्ट आ गया है मुझे। नहीं किया है। तो नहीं किया है, ओके। और एक क्वेश्चन है मेरा, अभी मैं एक हाई ट्रैक फिस्टुला जो अप टू द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम, अब तब तक है, कल ही मैंने उसका फिस्टुलोग्राम किया है, तो वहां पे एक्सेस, माइल्ड एक्सेस है 4.7 और बाय 6.7, ऐसा माइल्ड में माइल्ड एक्सेस है, वो वहां से ड्रेन हो रहा है। तो हाइड्रैक फिस्टुला में हम चार सूत्र, इट इज एप्लीकेबल और इट इज नॉन एप्लीकेबल, और उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं? इफ इट इज ओपन इन रेक्टम देन व्हाट टू डू, और कुछ नहीं, और क्या करना है? हाई एनल में भी मैंने कुछ पेशेंट को ट्रीट किया है, लेकिन वहाँ से कटिंग इतना इजी नहीं होता है, उसमें फेल्योर का चांस भी होता है। तो इसके बारे में भी एक हमारा रिसर्च चालू है। शायद अगले 2-3 वर्ष में हम उसको कंक्लूड कर पाएंगे, लेकिन अभी हाई एनल में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। ओके। नाउ मैं तो अभी उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, कल से चालू करूंगा, बस्ती देके वो वहां पे ओपन ना हो जाए। और आई जस्ट थिंक अबाउट द अभ्यंतर विद्रदी एक्सप्लेन बाय आचार्य। तो अभ्यंतर विद्रदी की चिकित्सा दे दूंगा, देखता है क्या फर्क होता है, देखता हूँ। नहीं, कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है आप कुछ भी ट्राई करो, आप सिर्फ उसको, मैंने जैसे बोला कि कंट्रोल तक आप जाओगे, क्योर तक कभी नहीं जाओगे, ये पक्का है। ओके। तो इसमें लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आप शमन देते रहोगे 6 महीना 8 महीना, एक कट ऑफ टाइम आता है पेशेंट का, वो फेडअप हो जाता है, तो फिर वो जाएगा सर्जन के पास, और सर्जन गालियां देगा आयुर्वेद को, आपको नहीं। ये बहुत बार होता है। तो मेक इट क्लियर टू योर पेशेंट दैट दीज आर आवर या लिमिटेशंस। यस, आई एम, इट इज क्लियरली इट इज ओपनिंग, इट इज हाइड्रैक फिस्टुला। बाकी के दो ट्रैक मैंने कल ही उसको लाइगेट कर दिया एक क्षार सूत्र से। एक्चुअली 3 ट्रैक थे, तो मैंने 2 अगर वो ट्रैक लाइगेट क्षार सूत्र से किया, और कल मैंने उसको बता दिया है, और एक ट्रैक अंदर है, तो हम उसको देखेंगे क्या करना है। और ग्रंथ वो में अपने तीनों कनेक्टेड है क्या? तीनों कनेक्टेड, एक ही ओपनिंग में कनेक्टेड है, तो एक्सटर्नल ओपनिंग में कनेक्टेड है। होपफुली और पॉसिबल है कि वो डीप शायद उसका इन्फेक्शन अप टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हो जाएगा, अगर कनेक्टेड हाँ, है तो। इसके क्षार सूत्र करने के बाद वो शायद एब्सेस रप्चर हो गया अंदर से, और वो बस एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर आ रहा है। ये इट्स नॉट नॉर्मल प्रोसीजर, ये होता ही है। हाँ, ये इट्स नॉर्मल प्रोसीजर, यस 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 यस। तो देखता हूँ मैं अभ्यंतर विद्रदी की। और एक क्वेश्चन पूछना था, आपने कभी कैट बोन मार्जार अस्थि ट्राई किया है सर? ग्रंथ नहीं। में बहुत जगह पे उसका उल्लेख आया है। कैसा है, ट्राई करने को तो बहुत कुछ है, हमें मेडिको लीगली भी कुछ देखना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात ऐसा है कि पहले तो ये फील्ड में लोग डर के मारे कम आते हैं, और फिर उसमें कुछ ट्राई करना और उसको लीगली ग्रंथ के बेसिस पे प्रूव करना, इफ एनीथिंग मिस हैप, ये इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा संभाल के ट्रायल्स करना है। रिस्क लेके कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। लेकिन नहीं वर्ती तो मैंने बहुत बार ट्राई की है, अनुवासन भी बहुत बार ट्राई किया है। नहीं, अनुवासन से मैं जैसे बोला, सिर्फ समन चिकित्सा हो सकती है, सिम्टोमेटिक। हाँ। यू डोंट एक्सपेक्ट एनी क्योर।
नहीं सर, अभी जो मैंने कफज अर्श के लिए गुदावर्ती यूज की थी तो उससे वो बिल्कुल कफज अर्श नहीं, एट द एज ऑफ अर्श 65 जी, एज अर्श श्रिंक हो के गया। बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। अभी आप फिस्टुला के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल बोलो। है। जो पेशेंट अभी मैं एक क्षारसूत्र नहीं करता, लेकिन पेशेंट्स हमें ओपीडी में लेजर ट्रीटमेंट और क्षारसूत्र के डिफरेंस के बारे में पूछते हैं, तो हमें उनको कैसे काउंसलिंग करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सिंपल सी बात है, पाइल्स के लिए तो शायद लेजर में बी वन ऑफ द गुड अल्टरनेटिव, ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ। हमेशा पेशेंट से बात करते टाइम एक चीज आप ध्यान में रखो, उसको ये बोलना है कि व्हाट इज लेजर। लेजर इज अ कटिंग टूल, it is a ray. We can adjust the frequency and we can do the work whatever we want. Correct? तो लेजर से कटिंग बर्निंग ये पॉसिबल है, और पर्टिकुलरली फिशर्स के लिए या पाइल्स के लिए इसमें बहुत सारे लेजर मेथड्स है, इक्विपमेंट है, दीज आर आल्सो हेल्पफुल। बट एक ही ड्रॉबैक उसमें है कि सिंपल सी बात है, कोई भी स्किन आप जब जला देते हो तो इट बिकम्स हार्डर। वहां से इन्फेक्शन जाता है, वो वुंड हील हो जाता है, सब नॉर्मल होता है, लेकिन वो हार्डनेस वैसा का वैसा रहता है। बहुत बार मैंने ये पेशेंट में देखा है कि एनल एरिया में लैक ऑफ इलास्टिसिटी, ये सिचुएशन लेजर के कारण क्रिएट होता है, और इसके कारण फिर उसको फिशर क्रिएट हो जाता है। तो ये बात आप बोल सकते हो। सेम थिंग इज विथ फिस्टुला एंड लेजर ट्रीटमेंट। मॉडर्न साइंस का थॉट प्रोसेस ये है कि रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन इज इनफ, और रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन से अगर ये स्टेटमेंट उनका सच है तो उनको मोर देन 90% सक्सेस रेट आना चाहिए था फिस्टुला में। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग इन देयर थियरी। करेक्ट? तो आप इस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, हेलो, थैंक यू सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, पाइलोन्यूलर साइनस में, हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ, पाइलोन्यूलर साइनस में एक्सटर्नल ओपनिंग एक आर्टिफिशियल करना पड़ता है ना? नॉट नेसेसरी। अगर सी उसमें क्या है, बहुत बार एक ही ओपनिंग दिखता है 80%। हाँ, तो दूसरा और नीचे से, अंदर से साइनस को ट्रेस करना ये स्किल है, कहाँ तक है। ओके, अगर हम हाँ उसको मिस कर देते तो इट विल रिअकर। हाँ, तो क्षारसूत्र एक ही ओपनिंग से क्षारसूत्र हम कैसे सेकंड ओपनिंग तो नहीं, होना चाहिए उसको? यू आर करेक्ट, यू हैव टू डू द आर्टिफिशियल ओपनिंग, बट उसका हाँ, एंड पॉइंट साइनस का ढूंढना, इट इज अ स्किल। ओके उसको ओके ढूंढ के वहीं पे पंक्चर करके ही आप क्षारसूत्र डालते हो, अदरवाइज कैसे डालोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। नमस्कार सर, मेरा नाम बोलो। डॉक्टर अनिल शर्मा। सर, हाँ, बगंदर के बारे में पूछना था। अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 7 o'clock है और इंटरनल 9 and 6 o'clock है, तो क्या यह एक ही क्षार सूत्र से, जिसको हम 6 o'clock पे डालें, तो एक क्योर हो सकता है या दोनों पे डालनी पड़ती? नहीं, जहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है वहीं से जनरली मैं एंट्री लेता हूँ। अगर इंटरनल ओपनिंग 2 है तो सिचुएशनल है कि 2 डालना पड़ेगा शायद। ओके, तो उसमें अगर एक स्पेक डाल सकते हैं क्या? जैसे 6 o'clock मैंने एक इफ्टेक टेक्निक देखा था, तो उसमें एक विंडो बना के ऐसा करते हैं, तो नहीं, ये भी। कैसा है, वो एक स्मॉल स्केल स्टडी रहता है, किसी 15 पेशेंट को, 20 पेशेंट को। जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि व्हाई नॉट यूज नेचुरल वे, जो हमें दिखाई दे रहा है उसको क्यों नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, दोनों में डालना चाहिए या एक से नहीं नहीं, पहले कैसा देख? है, वो जी, डिस्टेंस कितना है उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। अगर ओके इंटरनल ओपनिंग 2 है तो शायद 2 भी डालने पड़ सकते हैं।
और डिस्टेंस मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो शायद उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ठीक मैं है, तो आर्टिफिशियल अलग से कोई ओपनिंग करके नहीं डालता हूँ। ठीक है, मतलब अगर उसका डिस्टेंस थोड़ा लांब है तो उसमें 2 ही डालनी चाहिए, ठीक है ना हाँ सर? हाँ, इट इज बाय एक्सपीरियंस, वो तो थोड़ा सिचुएशनल है। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ये सर फाइब्रोनेक्टिन साइनस में हेयर बंच भी बाहर आता है क्या क्षारसूत्र के साथ? हाँ, जैसे कटिंग आगे बढ़ता है तो हेयर रूट भी डिसॉल्व हो जाते हैं, उसका बेस लूज हो जाता है और हेयर बंच भी बाहर आना दिखता है, पेशेंट को भी दिखता है, हमें भी दिखता है। ओके, थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग हेलो सर। सर। बोलो। हाँ, वेरी नाइस सेशन। आपने जो अभी फिस्टुला की हम बात कर रहे थे तो उसमें क्षार सूत्र के बाद मतलब आफ्टर द सब फिस्टुला हील हो गया उसके बाद कभी कभी पेशेंट को न्यूराइटिस की कंप्लेंट रहती है, उनको उस जगह पे टिंगलिंग सेंसेशन या थ्रॉबिंग पेन फॉर अ फ्यू सेकंड्स होता है। मतलब मेरे अभी एक पेशेंट है ऐसे, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं और उनमें साइकोलॉजिकल की भी बात उसमें इन्वॉल्व हो सकती है क्या? मतलब पेशेंट जो इतना 1 साल 1.5 साल से अगर सफर होता है फिस्टुला के तकलीफ से तो ये इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार ये मैंने देखा है कि शरीर से तो डिसीज निकल जाता है पर दिमाग से नहीं जाता है। तो अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है और फिशर जैसा ही पेन है तो भी वो बहुत अलर्ट हो जाता है, घबरा जाता है और दौड़ा चला आता है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये होता है। तो बहुत बार फिशर है या नहीं उसको पहले कंफर्म करना है और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। लेकिन ट्रीटमेंट में हम मतलब लोकली स्नेह लगाने का मतलब शतधृत घृत या कैस्टर या एप्लीकेशन में हम उनको क्या दे सजेस्ट कर सकते हैं, सकते हैं? ये दे ये सकते सब हैं यूजफुल है। और फिर अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और एक इसमें मतलब पेशेंट के दिमाग में ही बात ये बैठ जाती है कि मेरा एनल ओपनिंग इट्स नॉट ओपनिंग और मुझे प्रेशर करना पड़ता है, लेकिन नाउ आई कांट डू दैट। मतलब ये भी उसके साइकोलॉजिकल से ही है कि देर इज समथिंग इंटरनल। जो क्षार सूत्र हम डालते हैं तो उस जगह पे थोड़ा हार्डनिंग जैसा हो जाता है क्योंकि वी आर टाइटनिंग दैट। तो ऐसा जैसे आपने बीच में बोला कि उधर थोड़ा लेजर से जैसा हार्डनिंग होता है, वैसा इस पेशेंट में मैंने थोड़ा देखा एनल रीजन में। ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ये भी पॉसिबल है कि थोड़ा टाइटनेस रह सकता है। तो तो ये कभी कभी टाइटनेस ऐसा भी करना पड़ता है कि उसके बाद थोड़ा डायलेट करना ज़्यादा रिकमेंडेड है ऐसे केसेस में, बट इट इज़ नॉट इन एवरी केस। ओके ओके, लेकिन डायलिटेशन एक बार करके काफी होगा कि वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन? जैसे आप बोल रही स्नेहन करने से बहुत सारे पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो और बहुत दैट बहुत बार हार्डनेस 99% कोई ज़रूरत नहीं पड़ती डायलेट करने की। ओके हार्डनेस क्या है, कोई भी जख्म अगर ठीक हो जाता है तो वहां पे नॉर्मल स्ट्रक्चर कभी भी नहीं आएगा ना। कार हो जाता है वैसे यस, वैसे वो तो इट करेक्ट मे टेक, इट मे टेक 1 year also to get normal tissue, करेक्ट but still it will not be exactly normal. ओके राइट करेक्ट करेक्ट बिकॉज वो तो तो उतना कट लेके वी आर डूइंग ये करेक्ट। चीजें हमें, अगर हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस उसमें आता है वैसे हम पहले ही अगर पेशेंट को बता देते तो करेक्ट पेशेंट को थोड़ा आइडिया रहता है, तो ही विल नॉट कंप्लेन अबाउट दैट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये सब मतलब उनका अर्श का आगे जाके फिस्टुला का मतलब उनको सालों साल ये चलता ही रहता है, तो उनको दिमाग में तो थोड़ा भी हो गया तो ट्रिक हो जाता है कि बाप रे अब मैं क्या करूं, ऐसी चीज हो जाती है। हाँ, ये थैंक यू होता है। वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। सर फिर ऐसे हार्डनिंग है तो वहां पर अवगाह कर सकते हैं क्या, शूल के लिए भी और हार्डनिंग के बिल्कुल। लिए भी? ये अवगाह तो सब कंडीशन में रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर स्पैज़म रिलीज होगा तो बिल्कुल ही उसका फायदा होगा, इवन इन फिशर्स ऑल्सो। हाँ, अवघा तो उनको बोला अवघा से तो रिलीफ मिलता है, मतलब पहले पहले तो उनको त्रिफलावात का भी अवघा बोला था, उससे भी मतलब थोड़ा, या तो मैं सोच रही थी कि पाठा अगर उसमें डालूं
थोड़ा सा, लेकिन खाली गर्म पानी से भी उनको फायदा हुआ था। तो क्या नहीं, इसमें बहुत बार स्नेहन और थोड़ा काउंसलिंग ये ज्यादा काम करेगा, क्योंकि वो मेंटल ब्लॉक हम ट्रीटमेंट से नहीं निकाल पाएंगे उसका। करेक्ट 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 करेक्ट। सर धूपन चिकित्सा के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया है उसका। मैंने और ये नहीं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि पाचन करना है, तो इसके लिए कौन से द्रव्यों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है? यानी कि पाचन करना है उससे शूल भी कम होगा, ऐसे जो कहा जाता है हमेशा, अभी भी जिक्र हुआ पाचन द्रव्यों का, तो कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि क्षारसूत्र ये तो एक बहुत अच्छी और सफल चिकित्सा है ही, लेकिन उसके पहले भी हमें रुग्णों को ये देना पड़ता है बहुत बार, तो क्या दे सकते हैं? एक्चुअली एनल एरिया इज अ एंड पॉइंट ऑफ बॉडी, तो ये नेचुरल है कि उसकी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना ही है। तो उसको जो भी जरूरत है दीपन की, पाचन की, या जो भी उसके अदर कंप्लेंट्स भी है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बोला, दूसरे डॉक्टर ने बोला रहता है कि कैल्शियम कम है, B12 कम है, आयरन कम है, तो उसके साथ वो भी मेडिकेशन बहुत बार हमें बताए बिना भी कंटिन्यू करता है, तो ये हमें पता नहीं होता है, तो वो भी मेडिकेशन अगर चालू है तो उसको भी बंद करना है। दीपन पाचन में त्रिकटु बहुत बार मैं यूज करता हूँ, बहुत बार वो इनफ होता है रेचक औषध के साथ। और रेचन में जैसे गंधर्व हरितकी जैसे इसका कुछ प्रयोग है, या और कुछ आप स्पेशली कुछ नहीं, रेचन? ये स्पेशली ऐसा कुछ मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। पेशेंट का जैसा रिक्वायरमेंट होगा कोष्ठक के हिसाब से उसका सिलेक्शन करना ज्यादा बेटर है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज्यादा शुष्कता ना आए, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि बीच बीच में अनुवासन देना है। अनुवासन यानी जो ग्रंथोक्त पिप्पल्यादि है उसी का प्रयोग करते हो, या और कोई तेल का प्रयोग करते हो? और पिप्पल्यादि का भी करते हैं, प्लेन तिल तेल का भी करते हैं। और जैसे पाठा धमासा और शुंठी, ये जो एक शूलग्न गण के तौर पर जिसका प्रयोग बहुत सारे वैद्य करते हैं, तो इससे कुछ आपने देखा है क्या कि शूल में फायदा हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा अलग इफेक्ट देखा नहीं है, लेकिन जो यूज करते हैं वही ज्यादा बता पाएंगे कि ये इफेक्ट टेम्परेचर का है या तिल तेल का है या औषधि के साथ तिल तेल का है, तो शायद वही बता पाएंगे। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ सर, क्लोरोथेरेपी के बारे में कुछ बता सकते आवाज नहीं है, ठीक से आवाज नहीं है। हैं? क्लोरोथेरेपी के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, एको आ रहा है। क्लोरोथेरेपी के बारे में हम आज का सेशन हमने क्षार सूत्र और आयुर्वेदिक कंसेप्ट के ऊपर ही रखा है, तो बेटर रहेगा कि इसके बारे में आप पूछें। हेलो। हाँ बोलो। सर, कौन से स्टेज पे हम अग्निकर्म कर सकते हैं और जलों का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन रिपीट हेलो करो आप। सर, ऐसे कौन से स्टेज है कि हम डायरेक्टली अग्निकर्म मतलब कॉटरी कर सकते हैं ओपीडी, और जलों का उच्चारण भी कर सकते हैं? मैं दोनों रेकमेंड नहीं करूंगा, और मैंने सुना है पेशेंट से कि जलों का उच्चारण ग्रंथ के हिसाब से लोग करते हैं, बट जिसने भी एक्चुअली काम किया है वो रेकमेंड नहीं करेंगे इसको, क्योंकि नेचुरली आप थोड़ा एज अ ह्यूमन उसको इमेजिन करो। एक तो जलों का लगाना ये एक स्किल है, और जिसको लगाते हैं उसका भी एक साइकोलॉजी होता है, और एनल एरिया इज अ मोस्ट सेंसिटिव एरिया, तो और अगर वहां पे अगर रक्तस्राव रुकता नहीं तो आप क्या करोगे, इसका आपने कभी सोचा है? तो ये दोनों इनफेक्ट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा इन्फेक्शन में कुछ हो सकता है।
नहीं नहीं, अभी थोड़ा क्या है, मैं ऐसा बोलूंगा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं जो बोल रहा हूँ ये लिमिटेशन है, दिस इज द मैक्सिमम, ऐसा नहीं है। यू कैन ट्राई बट इट इज अ रिस्की। और कॉटरी के लिए क्या बोलोगे अगर टैग है बाहर तो? ओपीडी पे तो थोड़ा सा आप एनेस्थेशिया या इसको अगर आप ठीक से कर पाते हो तभी करें, अदरवाइज डोंट ट्राई। ओपीडी बेसिस पे आप ट्राई मत करो। अगर प्रॉपरली एनेस्थेशिया नहीं दे पाओगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा है, पेशेंट शॉक में भी चला जाएगा, फिर पेनफुल रहेगा। ओके डायरेक्टली कॉटरी नहीं यूज करना है। ओके, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सर ने दिया है और शायद अभी गुड और मॉर्निंग ज्यादा मैम। क्वेश्चन नहीं है और एक क्वेश्चन होता, हाँ। सर आपने अभी कहा कि कॉटरी का इस्तेमाल नहीं करना है, बट टैग रिमूवल के लिए हेयर का भी इस्तेमाल किया गया है और थ्रेड का भी, चार सूत्र का भी इस्तेमाल किया गया है, तो आप उसको भी रिकमेंड नहीं करते हो, लाइक विदाउट ओटी, विदाउट एनेस्थेशिया? आपने जो टैग है सनाइल टैग की मैम आप बात कर रही थी पहले वाला क्वेश्चन जो था, तो शी वाज हेयर जो रिकमेंडिंग। है, हाँ, हेयर कहाँ से लाओगे आप, किस चीज का हेयर लगाओगे? हॉर्स हेयर आते हैं सर, लाइक आई आपने हैव नॉट डन इट बट आई हैव जस्ट read it and I have heard from the seniors the hair has been tied because that hair is quite stiff, so that can be used, or even Shara Sutra can be used to remove the senile tag. It may take time. What she was suggesting was कि कॉटरी से easy removal हो सकता है, तो आप क्या हेयर को भी रिकमेंड नहीं करोगे एंड चार सूत्र को भी रिकमेंड नहीं करोगे फॉर रिमूविंग द सेनाइल टैग इन ओपीडी? क्वेश्चन अच्छा है आपका। थोड़ा सा क्या है, जब भी ये एरिया में हम काम करने का सोचते हैं ना, तो थ्योरी और आज की हालत, मेडिको लीगल कंडीशन, इन सब का ध्यान रखते हुए, और उसमें सिंप्लीफिकेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, हेयर का जो बोल रही है, इज इट सो इजीली अवेलेबल? आपने कभी एक बार आप इसको जाओ घोड़े के पास, बाल निकाल के लाओ, इतनी स्ट्रेंथ है क्या उसमें, वो भी देखो। ये मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, और बाल बांधने से अच्छा है आप चार सूत्र बांधो, या तो कॉटरी भी बेटर ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। नमस्ते सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, थैंक्स फॉर दैट। और आपने जो इंटरनल के लिए बोला चार सूत्र बांधने के लिए, वैसे ही अपन पॉलिश के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं, आवाज ब्रेक हुआ। वैसे क्या बोल रही थी आप? वैसे इंटरनल पॉलिप जो रहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। और आज का तो सेशन फिशर और, लेकिन आप थोड़ा सा गुड ब्रंच के ऊपर कुछ बता सकते हैं? उसके लिए आप अलग से सेशन रखेंगे। ओके ओके, थैंक यू। गुदब्रंश के लिए हम और एक सेशन जरूर रख सकते हैं, जैसे सबका टाइमिंग और हमारा वाचन, इसका जब एक रूटीन हो जाएगा तो गुदब्रंश के लिए और एक सेशन हम जरूर रखेंगे और सर को फिर से बुलाएंगे। हेलो। हाँ हेलो। बोला। हाँ, मेरा ये सवाल था सर, अगर फिस्टुला में शुगर लेवल 400 से या 300 से ज्यादा है तो हम क्षार सूत्र बांध सकते हैं क्या? मेरा ये रिकमेंडेशन है कि शुगर लेवल कम आने के लिए उसको मेडिकेशन की जरूरत है, लेकिन 200-250 के रेंज में बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जैसे जैसे बॉडी से इन्फेक्शन जाने लगता है, वैसे वैसे उल्टा उसका शुगर लेवल नॉर्मल की तरफ आने लगता है। तो 400 में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू सर। एक प्रश्न था मेरा। आजकल मैं जैसे देख रहा हूँ बच्चों में परिकर्तिका, जैसे 14 साल, 13 साल, 15 साल, ये उभर करके आ रहा है,
और वो लंबे समय तक ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते, तो उसमें आप बेस्ट ट्रीटमेंट क्या एडवाइस करेंगे जिससे उन्हें अधिक फायदा हो और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहें? उसमें एक कारण थोड़ा सा उनका कोष्ठबद्धता का रहता है, लेकिन वो भी ठीक होने के बाद वो थोड़ा सा परेशानी में रहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करें सर। इसमें अभी आप थोड़ा सा हिस्ट्री, जैसे मैंने सेशन में भी बोला, प्रश्न परीक्षा में ये ज्यादा स्किल का पार्ट रहेगा। बहुत बार क्या होता है आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल में, माँ बाप भी बहुत जल्दी जल्दी खाना ठूस देते हैं, या तो जी फिर जी एक कप का मिल्क का ठूस देते हैं। बच्चे को जी भूख है नहीं है, वो कब खाना खाता है, इट डजंट मैटर फॉर देम। ऐसा भी मैंने देखा है। अगर पेडियाट्रिशियन ने बोला ये कैल्शियम लेना है तो कंपलसरी देते हैं। तो ये जी बहुत सारे रीजन, एक्सटर्नल रीजन है जो उसको फिशर की तरफ लेके जाते हैं। तो पहले तो मेरा सजेशन है कि उसको पहले कट ऑफ करो, रीजन ढूंढो, क्योंकि जी बिलो 10 इयर्स उसमें उसके लाइफस्टाइल में ज्यादा रीजन हो सकते हैं। तो जी उसके बाद अगर आप फिशर के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करते हैं, अनुवासन ये बहुत फायदेमंद हो सकता है इसमें, पेडियाट्रिक केसेस में। जी, थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अभी सब सवाल शायद पूरे हो चुके हैं, और सर ने बहुत ही, यानी कि जितने सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन सर ने बहुत ही समाधानकारक हर एक प्रश्न का उत्तर दिया है। तो आज हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन सर से मैं ज़रूर ये विनंती करना चाहूँगी कि फिर से गुदभ्रंश के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज बिल्कुल। के लिए मैं यहीं रुकती हूँ, और आज का जो हमारा ये जो सेशन था ये यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्ती संहिता वाचन ये जो ग्रुप है हमारा, तो ये सभी ग्रुप के जो ये श्रोताएं हैं, तो सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।